हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सपना स्टूडियो आईक्यू पर। आज हम इसमें लूसेंट की बुक का सेकंड पार्ट पढ़ने वाले हैं। हम इस सीरीज में लूसेंट के इतिहास वाले पोर्शन को पढ़ रहे थे। कल हमने इसमें प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत के रूप में धर्म ग्रंथ व ऐतिहासिक ग्रंथ पढ़े थे। आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे विदेशियों के वृत्तांत तथा पुरातात्विक संबंधी साक्ष्य। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे विदेशी स्रोत, जिससे हमें जो है प्राचीन भारत के स्रोत प्राप्त होते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे विदेशी स्रोत। विदेशी स्रोत में भी सबसे पहले हम देखेंगे टेटियस। टेटियस जो है एक ईरानी राजवेद था और इसके द्वारा जो लिखी गई बुक थी वो भारतीय इतिहास से संबंधित है, यानी कि ये भारत में आया था। दूसरा है हेरोडोटस। हेरोडोटस इसको जो है इतिहास का पिता भी कहा जाता है और इसने हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी थी। आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि हिस्टोरिका नामक पुस्तक किसने लिखी थी, तो वो लिखी थी हेरोडोटस ने। और हिस्टोरिका में आपको पता चलता है कि भारत और फारस के संबंध, यानी कि भारत और फारस का जो संबंध था उसके बारे में आपको हिस्टोरिका की बुक में विवरण मिलता है। दूसरा है सिकंदर। सिकंदर के साथ जो भारत आने वाले लेखक थे वो थे निरियाकस, अरिस्टोबुलस और अनासीग्रेट, यानी कि इन्होंने जो बुक लिखी थी उसमें भी क्या है, भारतीय इतिहास के बारे में लिखा गया है। तो इनको भी आप याद रखिए कि सिकंदर के साथ जो भारत आए थे, जो लेखक भारत आए थे, उनमें निरियाकस, अरिस्टोबुलस और अनासीग्रेट थे। तीसरा है मेगस्थनीज। मेगस्थनीज जो था सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और जो मेगस्थनीज है, मेगस्थनीज के द्वारा जो लिखी गई पुस्तक थी वो इंडिका थी। कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी थी, तो वो लिखी थी मेगस्थनीज ने। और मेगस्थनीज किसके दरबार में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। जो तीसरा लेखक था, विदेशी लेखक, वो था डायमेक्स। डायमेक्स सीरियाई नरेश अंतियोक्स का राजदूत था। कई बार क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो डायमेक्स था वो किसका राजदूत था, वो था सीरियाई नरेश अंतियोक्स का। और वो किसके दरबार में आया था, वो बिंदुसार के दरबार में आया था। ठीक है, बिंदुसार किसका पुत्र था, बिंदुसार ही जो है चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। और इसने क्या किया था, इसने मौर्यकालीन जो युग था उस पर जो है अपना विवरण दिया था, उस पर इसने पुस्तक लिखी थी डायमेक्स ने। दूसरा आता है डायोनिसियस। डायोनिसियस जो है मिस्र नरेश टोलमी का राजदूत था और ये अशोक के दरबार में आया था, यानी कि बिंदुसार के पुत्र का नाम था अशोक और अशोक के दरबार में आया था डायोनिसियस। और डायोनिसियस को किसने भेजा था, टोलमी ने, जो कि मिस्र नरेश था टोलमी। जो अगला जो लेखक है विदेशी लेखक, वो था टोलमी। टोलमी ने दूसरी शताब्दी ईस्वी में भारत के भूगोल नामक ग्रंथ की रचना की थी। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में कि भारत के भूगोल नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी, तो वो की थी टोलमी ने। उसके बाद जो अगला लेखक वो है प्लिनी। प्लिनी ने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक ग्रंथ की रचना की थी। और जो अगली पुस्तक है वो है पेरिपल्स ऑफ इरिथ्रियन सी। पेरिपिलियंस ऑफ इरिथ्रियन सी के जो पुस्तक है, इसके जो लेखक है उसके बारे में कोई भी विवरण या फिर कोई भी पता इसका नहीं है। लेकिन जो ये पेरिपल्स ऑफ द इरिथ्रियन सी है, ये भारत से संबंधित पुस्तक है, क्योंकि इसमें भारत के बंदरगाहों और व्यापारिक वस्तुओं का विवरण मिलता है। यहाँ पर भी लिखा गया है कि इसके लेखक के बारे में कोई जानकारी नहीं है। और यह पुस्तक कब लिखी थी, 80 ईस्वी में, यानी कि ये जो लेखक था वो हिंद महासागर की यात्रा पर आया था 80 ईस्वी में, तो तब उसके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई। अगले जो विदेशी लेखक है वो चीनी लेखक थे। और जो पहले हमने ये वाले पढ़े थे ये ईरान या यूनानी लेखक थे। अब आएंगे हम चीनी लेखकों पर। चीनी लेखकों में सबसे पहले जो नाम आता है वो आता है फाहियान का। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था और फाहियान ने क्या लिखा था, मध्य प्रदेश के समाज और संस्कृति पर पुस्तक लिखी थी। और इसने क्या लिखा था कि मध्य प्रदेश की जनता जो है सुखी और समृद्ध है, यानी कि जो चंद्रगुप्त द्वितीय का जो शासन है वो बहुत अच्छे से चल रहा है और मध्य प्रदेश की जो जनता है वो सुखी भी है प्लस समृद्ध भी है। दूसरा जो चीनी लेखक आया था वो आया था संयुगन। वो 518 ईस्वी में भारत आया था और इसने बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की थी। संयुगन 518 में भारत आया था। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संयुगन भारत कब आया था, तो आया था 518 ईस्वी में और इसने बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की थी। तीसरा जो चीनी यात्री है वो है मोस्ट इंपॉर्टेंट वेंगसांग। वेंगसांग के बारे में बहुत जगह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा। यह जो है हर्षवर्धन के काल में भारत आया था। वेंगसांग किसके काल में भारत आया था, हर्षवर्धन के। और यह 630 ईस्वी में भारतीय राज्य कपिसा में पहुंचा था। कहाँ पहुंचा था, सबसे पहले कपिसा में 630 ईस्वी में। और इसका भ्रमण वृत्तांत CU की कहलाता है, जिसमें जो है 138 देशों का विवरण मिलता है। यानी कि ये जो पुस्तक है CU की, इसमें 138 देशों के समाज, संस्कृति, उनके बारे में लिखा गया है, 138 देश। और 645 ईस्वी में वेंगसांग जो है अपने देश चीन लौट गया था।
जब वेंगसंग भारत आया था तो उस समय जो नालंदा विश्वविद्यालय है उसमें रहकर उसने अध्ययन किया था, और उस समय नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति कौन था? आचार्य शीलभद्र थे। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि वेंगसंग के समय नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति कौन था? तो वो था आचार्य शीलभद्र। अगला जो चीनी लेखक है और जो लास्ट है वो है इति सिंह। इति सिंह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था और इसने नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा भारत का वर्णन दिया था अपनी पुस्तक में। अगले जो लेखक आते हैं चीनी लेखकों के बाद वो होते अरबी लेखक। अरबी लेखक में जो अल बरूनी है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार इसके जो क्वेश्चन है पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो इसको भी आप ध्यान से देखिएगा। अल बरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था और इसने किताब उल हिंद नामक पुस्तक लिखी थी। किताब उल हिंद का दूसरा नाम है तहकीक ए हिंद। आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किताब उल हिंद का दूसरा नाम क्या है? तो वो है तहकीक ए हिंद। और किताब उल हिंद इसने जो है अरबी भाषा में लिखी थी और जो है 80 अध्यायों में विभाजित थी, यानी कि जो किताब उल हिंद है वो 80 अध्यायों में विभाजित थे। इसमें जो है भारतीय रीति रिवाज, भार तोल, मापन आदि से संबंधित विवरण मिलता है। जितने भी धर्म, रीति रिवाज, माप तोल, भार तोल, जितनी भी वस्तुएं हैं यहाँ बिकने वाली, यहाँ की संस्कृति, सब चीजों के बारे में इसने किताब उल हिंद में लिखा था, जो कि 80 अध्यायों में विभाजित थी। उसके बाद जो अगला अरबी लेखक आता है वो आता है इब्न बतूता। इब्न बतूता अरबी में लिखा गया इसका यात्रा वृत्तांत रिहला कहलाता है और यह 1333 ईस्वी में दिल्ली में आया था और मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। जो मोहम्मद बिन तुगलक थे उन्होंने इसकी विद्वता को देखकर इसको जो है दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त कर दिया था, यानी कि बहुत विद्वान था। इसकी विद्वान से प्रभावित होकर मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया था। इसके बाद चलते हैं अन्य लेखकों पे। जो अन्य लेखक है जिनका पता नहीं है कि वो अरब से आए, फ्रांस से आए, लेकिन इनका नाम जो है दिया गया है लूसेंट की बुक में। सबसे पहला है तारानाथ। तारानाथ एक तिब्बती लेखक था, यानी कि तिब्बत से आया था और इसने कंग्युतर तथा तंग्युतर नामक ग्रंथ की रचना की थी। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कंग्युर और तंग्युर नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो वो की थी तारानाथ ने। दूसरा हो गया मार्को पोलो। मार्को पोलो 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था और इसका जो विवरण है, यानी कि इसने जो ग्रंथ लिखा वो पांड्य देश के इतिहास से संबंधित है। ये हो गए सारे विदेशी वृत्तांत जो आपके लूसेंट की बुक में दिए गए थे। इसमें से जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, तो आपको एग्जाम पे सरलता होगी नोट्स बनाने में। अब चलते हैं आगे पुरातत्व संबंधी साक्ष्य पे। ये जो पुरातत्व संबंधी साक्ष्य थे वो मैंने पॉइंट टू पॉइंट लिख दिए हैं जो इंपॉर्टेंट थे। ऐसे में पढ़ने में आसानी भी होती है और समझने में भी आसानी होती है। तो सबसे पहले चलते हैं पुरातत्व संबंधी साक्ष्य में कि 1400 ईस्वी के अभिलेख जिसका नाम था बोगज कोई अभिलेख, जिसका दूसरा नाम भी था एशिया माइनर, से हमें किसकी जानकारी मिलती है? वैदिक देवता। वैदिक देवता कौन से होते हैं? मित्र होता है, वरुण होता है, इंद्र होता है, नासत्य होता है। ये सारे जो 5 देवता है वो जो है वैदिक देवता थे और इनका नाम मिलता है हमें बोगज कोई या फिर एशिया अभिलेख से। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हमें हाथी गुफा अभिलेख से मिलता है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र कहाँ से प्राप्त हुआ? तो हुआ था हाथी गुफा अभिलेख से। अगला जो पॉइंट है वो है सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला अभिलेख कौन था? शाहगोरा अभिलेख। तो जो दुर्भिक्ष की जानकारी मिली थी हमें वो मिली थी शाहगोरा अभिलेख से। अगला जो पॉइंट है वो है हूण आक्रमण के बारे में, यानी कि हूण आक्रमण की जानकारी हमें सबसे पहले कहाँ से मिली थी? वो मिली थी भीतरी स्तंभ लेख से। अगला जो पॉइंट है वो है कि सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य कहाँ से मिला था? वो था एरण अभिलेख से। एरण अभिलेख किस शासक के द्वारा बनाया गया था? भानुगुप्त के द्वारा। तो इसको मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है यहाँ पर, आप भी इसी तरीके से नोट कर दीजिएगा कि एरण अभिलेख किसने बनवाया था? शासक भानुगुप्त ने। दूसरा है रेशम बुनकरों की श्रेणियों की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? वो मिलती है मंदसौर अभिलेख से। अगला है कि बुर्ज होम क्या था? तो बुर्ज होम जो है गर्तावास के वहां से साक्ष्य मिले थे और बुर्ज होम कश्मीरी नौपाषणी पुरास्थल है जिसमें उतरने के लिए क्या होते थे? उसमें उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी, यानी कि वो गड्ढे की तरह होते था। वो नीचे उसका घर होता था, ऊपर से जमीन होती थी, तो वहां उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई जाती थी। और बुर्ज होम जो है कश्मीरी नौपाषणी पुरास्थल का एक स्थल है। दूसरा आता है प्राचीनतम सिक्के, यानी कि जो प्राचीन पुराने सिक्के हैं उनको आहत सिक्के कहा जाता था और इनको साहित्य में कर्षापण कहा गया है। जो प्राचीनतम सिक्के हैं जिनको जो है आहत सिक्के भी कहा जाता है, उनको साहित्य में कर्षापण भी कहा जाता है। अगला है सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किसने किया था? यवन शासकों ने। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में कि सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किसने शुरू किया था? वो था यवन शासकों ने किया था। दूसरा पॉइंट है अरिकमेड़ु यानी कि जो पुदुचेरी के निकट वाला क्षेत्र है ये अरिकमेड़ु से हमें रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। अगला है मध्य भारत में
भगवत धर्म विकसित होने का प्रमाण हमें कहाँ से मिला है? जो कि बेसनगर का गरुड़ स्तंभ है, वहां से हमें प्राप्त हुआ है कि मध्य भारत में भगवत धर्म विकसित हुआ था। इसकी जानकारी हमें मिलती है बेसनगर के गरुड़ स्तंभ से। और यह स्तंभ किसका था? यवन राजदूत होलियोडोरस का। जो ये गरुड़ स्तंभ था, यानी कि बेसनगर का जो गरुड़ स्तंभ था, वो किसका लेख था? वो था यवन राजदूत होलियोडोरस का। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बेसनगर का गरुड़ स्तंभ किसका लेख है? वो है यवन राजदूत होलियोडोरस का। अब आते हैं महत्वपूर्ण अभिलेख पर। ये महत्वपूर्ण अभिलेख है, आपको पूछा जा सकता है कौन सा अभिलेख किसने बनवाया था, किस शासक से संबंधित है। तो सबसे पहले इसमें जो महत्वपूर्ण अभिलेख में है वो है हाथी गुफा अभिलेख। हाथी गुफा अभिलेख कलिंग राजा खारवेल से संबंधित है। दूसरा है जूनागढ़, और जूनागढ़ ये जो अभिलेख है उसको गिरनार अभिलेख भी कहते हैं। ये अभिलेख किससे संबंधित है? रुद्रदामन से। और तीसरा जो महत्वपूर्ण अभिलेख है वो है नासिक अभिलेख। नासिक अभिलेख किससे संबंधित है? गौतमी बालसिरी से। जो अगला महत्वपूर्ण अभिलेख है वो है प्रयाग स्तंभ। प्रयाग स्तंभ आपका संबंधित है समुद्रगुप्त से। और ऐहोल अभिलेख किससे संबंधित है? पुलकेशिन द्वितीय से। मंदसौर अभिलेख जो है मालवा नरेश यशोवर्धन, और ग्वालियर अभिलेख जो है प्रतिहार नरेश भूज से संबंधित है। भीतरी या जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त से संबंधित है, और देवपाड़ा अभिलेख बंगाल नरेश विजयसेन से संबंधित है। तो ये आपके सारे के सारे इंपॉर्टेंट अभिलेख हैं। इनके जो संबंधित राजा थे या फिर किस पर ये अभिलेख बनवाया गया था, किसके बारे में इसमें लिखा गया है, तो उनके नाम इधर दिए गए हैं। कलिंग राजा खारवेल, रुद्रदामन, ये सारे शासक थे, तो इनसे संबंधित ये अभिलेख है। अब अगला जो एक नोट आता है वो ये है कि अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो अभिलेखों का अध्ययन जो है एपिग्राफी कहलाता है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम्स में कि अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। तो ये था आज का हमारा वीडियो, जिसमें मैंने लूसेंट का जो सेकंड पार्ट था, विदेशियों के वृत्तांत और पुरातत्व तक संबंधित साक्ष्य, ये सारे मैंने इसमें कवर करा दिए हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट नोट्स है वो सारे मैंने इसमें आपको बता दिए हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए। और अगर आपको कुछ और तरीके से पढ़ना हो तो उसे कमेंट में ज़रूर लिखिए। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। थैंक यू।